स्टडी विद के चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 11th क्लास के टर्म टू एग्ज़ाम जैक बोर्ड एग्ज़ाम टर्म टू एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री का सेट 1 का अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर सामने आया हूँ। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए अभी मैं पेश करता हूँ, लेकिन इससे पहले आप एक बार फिर से देख लें कि टर्म टू एग्ज़ाम में 11th क्लास को हिस्ट्री के लिए कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स को पढ़ना आवश्यक है। इसमें देखिए आप यहाँ पे भूगोल, ये बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, टर्म टू के लिए देखिए बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, दूसरा है संस्कृतियों का टकराव, तीसरा चैप्टर है आपका औद्योगिक क्रांति और 8वां है आधुनिकीकरण के रास्ते। इन 4 टॉपिक्स से आपको प्रश्नोत्तर तैयार करने हैं। इसमें मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ यही कि आपके लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें पुनर्जागरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है और कुछ जो है सो आपको उसके अगला चैप्टर जो है उससे संबंधित है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, आधुनिक युग का प्रारंभ या आरंभ कब से माना जाता है। तो आधुनिक युग का आरंभ जो है 1453 ईस्वी से माना जाता है। कब? जब कॉन्स्टेंटिनोपुल की पराजय और तुर्कों को विजय प्राप्त हुई। कॉन्स्टेंटिनोपुल जो रोमन साम्राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, उसकी जब पराजय हो गई 1453 ईस्वी में, तुर्कों के द्वारा वो हार गया, तो ये जो है आपको आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है यूरोप में 1453 ईस्वी से। क्वेश्चन दूसरा है, यूरोप वासियों को पूर्व की ओर समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए अभी आपने देखा कि कस्तुनतुनिया पर तो तुर्कों का अधिकार हो गया। जब तुर्कों का अधिकार कस्तुनतुनिया पर हो गया तो यूरोप का पूर्वी देशों के साथ जो स्थल मार्ग के द्वारा जो व्यापार होता था, यूरोप का पूर्वी देशों के साथ स्थल मार्ग के द्वारा जो व्यापार होता था उसको बंद कर दिया गया, तुर्कों ने बंद कर दिया। तो अब यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि यूरोपवासी कैसे जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार जो है कर सके, तो उसके लिए समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर आप उत्तर देंगे कि कस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया तब यूरोप का पूर्वी देशों के साथ स्थल मार्ग से व्यापार बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में यूरोपवासियों को व्यापार हेतु पूर्व की ओर समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ी। तो इसका यही आंसर होगा। तीसरा, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। पुनर्जागरण एक देखिए पुनर्जागरण क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेनेसां, फ्रांसीसी शब्द है पुनर्जागरण, रेनेसां, RENAISSANCE, रेनेसां। तो रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण, अर्थात फिर से जगना। आखिर ऐसा क्या यूरोप में हुआ था कि यूरोप फिर से जग गया भाई। तो देखिए मध्यकाल में वहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था थी और जड़ व्यवस्था थी। समाज का जो उत्थान था वो रुक गया था और अर्थव्यवस्था बहुत लचर हो गई थी। ऐसी स्थिति में फिर से एक बार जो है वहाँ क्रांति होता है, बौद्धिक क्रांति होता है और उसको नाम दिया जाता है वहाँ पर पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे। तो पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था। देखिए बौद्धिक मतलब बुद्धि से संबंधित, बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें मध्य यूरोप के अंधकार युग का अंत हो रहा था। मध्य युग का अंधकार युग मतलब जिसमें विकास रुक गया हो, सामंतवाद का बोलबाला था, तो अंधकार युग का अंत हो रहा था तथा नए आधुनिक यूरोप का जन्म हो रहा था, जो किसमें परिलक्षित होता है, किसमें दिखाई देता है, तो कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्रों में दिखाई देता है, यानी परिलक्षित होता है। क्वेश्चन 4, बारूद एवं कुतुबनुमा, बारूद एवं कुतुबनुमा की जानकारी यूरोप वासियों को किससे मिली। देखिए बारूद एवं कुतुबनुमा, बारूद क्या है, बारूद जो आपको विस्फोटक सामग्री है ये बारूद, और इसका उपयोग बम में, पिस्तौल में, गोला बारूद में, ये सब में किया जाता है, गोला में, ये सब में। तो और कुतुबनुमा क्या है, तो कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र होता है जिसके द्वारा नाविक जो होते हैं समुद्री मार्ग से विभिन्न स्थानों की दिशा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और जिधर जाना होता है उधर जाते हैं। तो कुतुबनुमा हो गया। तो बारूद और कुतुबनुमा की जानकारी यूरोप वासियों को किससे मिली, तो चीन में सबसे पहले बारूद और कुतुबनुमा का जो आविष्कार हुआ था, उससे चीन से जो अरब वासियों से यूरोप वासियों को मिला। लेकिन जानकारी किससे मिली, तो चीन के माध्यम से अरब और अरब से यूरोप वासियों को मिली। हम कह सकते हैं कि चीन से मिली, है ना। 5वां है, किस आविष्कार को शिक्षा के प्रसार एवं बौद्धिक विकास में क्रांतिकारी प्रगति की। किस आविष्कार ने शिक्षा के प्रसार और बौद्धिक विकास में क्रांतिकारी प्रगति की। देखिए छापाखाना का विकास जो हुआ, छापाखाना मतलब टाइपिंग, तो एक होता है लिखित हाथ से लिखा हुआ, एक होता है जो हम लोग किताब वगैरह छपवाते हैं वो। छापाखाना का जो आविष्कार हो गया है यूरोप में, जर्मनी में सबसे पहले आविष्कार हुआ छापेखाने का। कब हुआ वो मैं बताऊंगा और किसके द्वारा किया गया, इस प्रश्न है आगे, आपको आंसर मिल जाएगा इसी वीडियो में अगला प्रश्न में। तो आपको अभी यहाँ पर ये चीज़ को जानना है, समझना है कि छापेखाने का जब आविष्कार हुआ तो हुआ क्या उससे कि बहुत सस्ते दर पर, बहुत किफ़ायत में, बहुत कम दर पर किताबों का छपना संभव हो सका और मात्रा भी बहुत बढ़ गया, बहुत अधिक संख्या में किताब छपने लगी और कम मूल्य पर। इससे क्या हुआ कि जब बहुत अधिक संख्या में कम मूल्य पर किताब छपने लगी तो सबों को, गरीब लोगों को भी, दबे कुचले लोगों को भी
अब जो है किताब खरीदना संभव हो सका, सहज हो गया। और इससे क्या हुआ कि लोगों में जानकारी, लोगों का जो शिक्षा का स्तर है वह बढ़ना शुरू हो गया, लोगों की जानकारी में वृद्धि होनी शुरू हो गई। लोग जो है सही गलत का फैसला अब ले सकते थे, उसमें निर्णय क्षमता बढ़ने लगी, तार्किक क्षमता में वृद्धि होने लगी। तो इस तरह से विज्ञान, साहित्य, कला, दर्शन, इन सभी चीज़ों का जो शिक्षा जो पहले संकुचित था, सीमित था, वह अब तेज़ी से फैलने लगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि छापे खाने का जो आविष्कार हुआ उससे शिक्षा का प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ और बौद्धिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि छापे खाने का आविष्कार जो हुआ उससे शिक्षा का प्रसार बहुत अधिक तेज़ी से हुआ और बौद्धिक विकास में क्रांतिकारी प्रगति हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यूरोप से, छठा नंबर, यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा? तो यूरोप से भारत का समुद्री मार्ग वास्को डी गामा ने खोजा। देखिए वास्को डी गामा कौन था, कब खोजा, ये भी इस वीडियो में आपको आगे प्रश्न मिल जाएगा, इसका उत्तर मिलेगा। छठा का उत्तर देख लीजिए। सातवां, मानववाद से आप क्या समझते हैं? देखिए पुनर्जागरण काल में मानव का अध्ययन केंद्रीय विषय हो गया। पहले जो था पारलौकिक विषय में लोग ज़्यादा रुचि रखते थे, मनुष्य का उतना वैल्यू नहीं हुआ करता था। पारलौकिक, अंधविश्वास, जादू टोना, इन सभी चीज़ों पर लोगों का ज़्यादा विश्वास था। लेकिन जैसे जैसे पुनर्जागरण काल जो है आगे बढ़ा, जैसे जैसे लोगों में बौद्धिक और तार्किक क्षमता का विकास हुआ, तो मनुष्य जो है वो अध्ययन का केंद्रीय विषय हो गया। अब जो है स्वर्ग की कल्पना जो है सो अब न कर करके धरती पर ही स्वर्ग उतारने की बात कही जाने लगी और कहा जाने लगा कि मनुष्य इसी जीवन में सुख जो है सो लूट सकता है, सुख का आनंद अनुभव कर सकता है। और मानव जो है अध्ययन का केंद्रीय विषय बन गया। साहित्य, कला, संगीत, मूर्तिकला आदि क्षेत्रों में मनुष्य को प्रमुख विषय बनाया गया। इसे ही मानववाद कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 8, यूरोप में तर्क एवं प्रायोगिक खोज प्रणाली का प्रवर्तन किसने किया? यूरोप में तर्क एवं प्रायोगिक खोज प्रणाली, प्रयोगाश्रित खोज प्रणाली का प्रवर्तन किसने किया? देखिए यूरोप में तर्क माने लॉजिक, माने हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कस करके समझना। एक होता है कि हम किसी बात को बोले और कोई अंधा विश्वास कर ले उस पर, हो सकता है कि हम गलत कह रहे हो और कोई उस पर अंधा विश्वास कर ले, तो उसको कहते हैं अंधविश्वास। लेकिन अगर हम कोई बात को बोल रहे हैं, हम कितना भी अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर अपने बुद्धि से सोचता है, उस पर तर्क के साथ उस पर निर्णय लेता है, सही गलत का अनुमान लगाता है और तब उसको मानता है, तो कहते हैं कि वह जो है सो तर्क के साथ किसी बात को जो है सो अपने में सोच रहा है या उसको लागू करता है या मान रहा है। तो तर्क बहुत जरूरी चीज़ होता है। तो यूरोप में तर्क एवं प्रयोगाश्रित खोज प्रणाली का प्रवर्तन किसको माना जाता है? तो ये रोजर बेकन है ना। उत्तर क्या होगा? रोजर बेकन। 1214 से 1294 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल है, जीवन काल। तो रोजर बेकन ने ही तर्क एवं प्रयोगाश्रित खोज प्रणाली का प्रवर्तन किया और तर्क और प्रयोगाश्रित खोज प्रणाली के विकास के कारण से ही क्या हुआ, पुनर्जागरण काल का जो है सो आगमन होता है। 9वां क्वेश्चन है, मोनालिसा का चित्रकार कौन था? मोनालिसा एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी हंसी वाली एक स्त्री का चित्र है, मोनालिसा उसको कहते हैं। और ये आज भी रहस्यमयी चित्र को देख करके लोग आश्चर्य करता है कि इतना सुंदर और बढ़िया चित्र कैसे बना दिया गया है। ये मोनालिसा का चित्रकार कौन था? तो ये लियोनार्दो दा विंसी, याद रखिएगा, लियोनार्दो दा विंसी, जो 1452 से 1519 के बीच में है। इसका कार्यकाल 1452 से 1519 के बीच में है। लियोनार्दो दा विंसी यही मोनालिसा का चित्रकार था। 10वां, पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला कौन सी थी? पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला कौन सी थी? तो पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर। देखिए रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। ये सबसे उत्तम स्थापत्य कला का नमूना है पुनर्जागरण काल का। उसके बाद और भी बहुत सारा है, जैसे पेरिस का जो है वो लूबे प्रसाद, लंदन का संत पाल का गिरजाघर, स्पेन का स्कोरियल का प्रसाद में समझते हैं ना, महल प्रासाद, और फ्लोरेंस स्थित प्रसिद्ध मेडिसी गिरजाघर। ये सब भी अन्य अद्वितीय नमूने हैं किस काल का? पुनर्जागरण काल का स्थापत्य कला का। बहुत ही श्रेष्ठ और अद्वितीय नमूना। तो एक बार फिर देख लीजिए, रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर, पेरिस का लुए प्रसाद, लंदन का सेंट पॉल का गिरजाघर, स्पेन का स्कोरियल का प्रसाद, फ्लोरेंस स्थित मेडिसी गिरजाघर। चलिए 11 है, पुनर्जागरण काल का वह प्रमुख व्यक्ति कौन था? पुनर्जागरण काल का वह प्रमुख व्यक्ति कौन था जो एक साथ स्थापत्यकार, चित्रकार, मूर्तिकार था? तो इसका नाम याद रखिए, माइकल एंजेलो था। ठीक है, माइकल एंजेलो। 12 नंबर है, पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला का प्रवर्तक कौन था? मूर्तिकला का प्रवर्तक कौन था पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला का? तो दोनों नेल्लो पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला का प्रवर्तक था। 13 है, पुनर्जागरणकालीन प्रख्यात गायक कौन था? याद रखिएगा, गियोवानी पालेस्ट्राइना पुनर्जागरणकालीन प्रख्यात गायक था। 14 यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है? देखिए विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 ईस्वी के बीच में है।
विलियम शेक्सपियर जो थे वो कालिदास की तरह ही बहुत सारे उपन्यास, कविता, कहानी ये सब लिखे थे और बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध जैसे हेलमेट और बहुत सारा जो है सो वो किताब वगैरह लिखे, जिसके चलते जो है सो उनको यूरोप का कालिदास कहा जाता है। किसको? विलियम शेक्सपियर को। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूरोप का चाणक्य किसे कहा जाता है? यूरोप का चाणक्य किसे कहा जा सकता है? तो मैकियावेली को यूरोप का चाणक्य कहा जा सकता है। मैकियावेली द प्रिंस लिख के लिखा गया है। देखिए चाणक्य के अर्थशास्त्र के समकक्ष, अगला क्वेश्चन, चाणक्य के अर्थशास्त्र के समकक्ष मैकियावेली का ग्रंथ कौन सा था? तो द प्रिंस। देखिए उत्तर है द प्रिंस। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो ये है आपको मैकियावेली। जिस तरह से आप जानते हैं, आपने पढ़ा है 11th क्लास में टर्म 1 एग्जाम के समय मैंने पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। तो अर्थशास्त्र नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीति के सिद्धांतों के बारे में वर्णन मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। तो इसीलिए चाणक्य के अर्थशास्त्र के जैसा ही द प्रिंस जो है मैकियावेली जिसका लेखक है द प्रिंस, इसमें भी राजनीति के बारे में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। इसीलिए चाणक्य के अर्थशास्त्र के समकक्ष मैकियावेली का जो द प्रिंस है उसको माना जाता है। 17 नंबर है 100 कहानियों का संग्रह डेकेमेरोन। डेकेमेरोन, देखिए डेकेमेरोन 100 कहानियों का संग्रह डेकेमेरोन किसकी कृति है? तो जियोवानी बुकासियो का। जियोवानी बुकासियो जो है डेकेमेरोन के रचयिता हैं, लेखक हैं। इसमें 100 कहानियों का संग्रह मिलता है, डेकेमेरोन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। 19 नंबर कोपरनिकस की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो देखिए कोपरनिकस जो है पोलैंड का वैज्ञानिक था। कोपरनिकस कहाँ का वैज्ञानिक था? कोपरनिकस पोलैंड का वैज्ञानिक था, जिसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सौरमंडल जो है, सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य है, जो अपनी धुरी पर घूमती है तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कोपरनिकस की। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। उन्होंने 1610 ईस्वी में रक्त परिसंचरण की खोज की। 21 नंबर मानव शरीर की बनावट। मानव शरीर की बनावट किसकी रचना है? मानव शरीर की बनावट जो है वो नीदरलैंड के वेसेलियस, एक वैज्ञानिक विद्वान, उनकी रचना है मानव शरीर की बनावट। याद रखिएगा, मानव शरीर की बनावट की रचयिता वेसेलियस नीदरलैंड के थे। 22 नंबर छापे खाने का आविष्कारक कौन था? अभी हमने देखा जर्मनी का जॉन गुटनबर्ग। जर्मनी का जॉन गुटनबर्ग 1455 ईस्वी के आसपास जो है वो छापे खाने का आविष्कार किया है। उसके बाद 23 नंबर क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के जेनोवा नगर का निवासी था। इटली के जेनोवा नगर का निवासी था। अमेरिका की खोज कब और किसने की? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की। याद रख, कब और किसने अमेरिका की खोज? तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492। 25 अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा? बड़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। फ्लोरेंस वासी, फ्लोरेंस कहाँ? इटली में। फ्लोरेंस वासी अमेरिगो वेस्पुची, नाम याद रखेगा, अमेरिगो वेस्पुची। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी पता है आपको? वो पुस्तक का नाम है कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्सिया। कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्सिया नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? अमेरिगो वेस्पुची ने। उसमें नई दुनिया, जिसको अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं, तो नई दुनिया अमेरिका का इतनी अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की थी उन्होंने कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्सिया में अमेरिगो वेस्पुची ने, कि उनके नाम पर ही नई दुनिया अर्थात अमेरिका का नाम क्या पड़ गया? अमेरिका पड़ा, अमेरिका दिया गया। 26 किस देश के शासक ने कोलंबस को भारत की खोज हेतु जाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई? देखिए स्पेन, यानी स्पेन का पुराना नाम क्या था? कास्तिल। स्पेन का पुराना नाम कास्तिल। उन्होंने ही जो है रानी इसाबेल, स्पेन की रानी इसाबेल ने कोलंबस को भारत की खोज के लिए सहायता उपलब्ध करवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की खोज पर जाने हेतु कोलंबस पुर्तगाली शासक का सहयोग प्राप्त करने में क्यों असफल रहा? 27वां नंबर जो है, भारत की खोज पर जाने हेतु कोलंबस पुर्तगाली शासक का सहयोग प्राप्त करने में क्यों असफल रहा? तो इसलिए असफल रहा क्योंकि देखिए, चूंकि कोलंबस के नक्शे में जापान की दूरी अत्यंत कम दिखलाई गई थी। तो जापान की दूरी जो अत्यंत कम दिखलाई गई थी, तो इस आधार पर पुर्तगाली भूवेत्ताओं ने इटली के इस नाविक की योजना को निरर्थक माना, बोला कि बेकार है, और इस कारण से जो है कोलंबस जो है वो पुर्तगाली शासक का सहयोग प्राप्त